सभी दोस्तों को आर.एम. शर्मा का नमस्कार। आज के GWA के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हमारा जो विषय है वो है आज की रात 100 टके की एक बात। तो इसी क्रम में सबसे पहले हमें एक चीज को समझना है, सोचना है और उस पर मनन करना है। बात यह है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, या हम इस धरातल पर जब तक जिंदा हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ उस समय तक है जब तक हम उसके लिए लाभ पहुंचा रहे हैं। हम किसी के लिए कितना बेनिफिशियल हो पा रहे हैं, उतने ही हम उस व्यक्ति के लिए क्लोज हो सकते हैं। हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आई हो कि मैं किस परपेच के साथ इस बात को कह रहा हूं। देखिए, आपको अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो आपको बेनिफिशियल बनना पड़ेगा दूसरे लोगों के लिए। आपसे जब तक लाभ मिलता रहेगा, लोग आपके साथ बने रहेंगे। चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, या किसी भी रिलेशन की बात हो, या बिजनेस की बात हो। आप अपने घर में अगर अपने उत्तरदायित्व के साथ लोगों को बहुत कुछ देने में सक्षम हैं, तो उन सभी परिवारी जनों से आपको प्रशंसा मिल सकती है। उन परिवारी जनों से आप सभी को प्यार मिल सकता है। लेकिन जिस दिन आप अपने परिवार में कुछ देने लायक नहीं बचते हैं, तो फिर उसी परिवार में आपको वो सब कुछ मिलने लग जाता है जिसकी आप जीवन में कभी उम्मीद नहीं करते। एम आई राइट? सेम चीज आपकी जॉब में है। आप जिन लोगों के लिए सर्विस कर रहे हैं, जिनके साथ सर्विस कर रहे हैं, जहां भी आप कार्यभार संभाल रहे हैं, उन सभी से आप किस तरीके के संबंध रख पाएंगे, आपसे लोग किस तरीके के संबंध रख पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपसे वहां पर कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपका स्टाफ आपसे कितना लाभान्वित हो रहा है, आपका क्लाइंट, आपके ग्राहक कितने आपसे लाभान्वित हो रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग आपके साथ क्लोज रहेंगे। अब वही सेम बात आ जाती है आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जिसमें आप अभी इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं, या जिसमें आप एक्टिव हैं। या ये कहें कि मोस्टली लोग एटॉमी के साथी होंगे। तो एटॉमी बिजनेस से आप कंपनी को, आप अपनी डाउनलाइन को और आप अपनी अपलाइन को कितना बेनिफिट दे पा रहे हैं, इस बात से डिपेंड करेगा कि आपके लोग कितने क्लोज रह सकते हैं। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो मोस्टली लोगों में ये देखा गया है कि वो सब कुछ अपने लिए प्लान कर रहे होते हैं, एवरीथिंग। उसको एजेंट कब बनना है, उसको मैचिंग कब लेनी है, उसको सेल्स मास्टर कब बनना है, सेमी सेल्स मास्टर कब बनना है, डायमंड मास्टर कब बनना है। लोग मोस्टली 80-90% लोग अपने बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हमको ये मालूम है कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे और वो बात अगर हमारे नेटवर्क में ये पता पड़ता है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है,
तो वो नेटवर्क फिर आपका साथ देने से हिचकिचाता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को अग्रणी रखना चाहता है हर समय, कि सबसे पहले मैं, उसके बाद बाकी की दुनिया। जब ये हमारी अगर सोच हो जाती है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो फिर हमारे लिए सक्सेस होना, हमारे लिए जीतना टफ हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम सफल होते हैं, एक या दो बार ही सफल हो पाते हैं, उसके बाद फिर हमारे बिजनेस में काफी डाउनफॉल आने लगता है। टीम हमारा साथ नहीं देती है, डाउनलाइन हमारी बात नहीं सुनती हैं, ओके, लोग हमको इग्नोर करने लग जाते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रहती हैं। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं, ये जहां आप एग्जिस्ट करते हैं, जिस कंडीशन में करते हैं, वहां सब जगह ये बात एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए जैसे आप अपने परिवार को चलाते हैं और आप एक साल में अपने लिए 5 बार कपड़े लेके आए और अपने फैमिली मेंबर्स को कपड़े न दिलवाएं, तो कैसा फील होगा, क्या रिएक्शन होंगे आपके अदर फैमिली मेंबर्स के, थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं। अब जैसे दीपावली आई, होली आई, या कोई और त्योहार आया, उस पे सिर्फ आप अपने लिए कपड़े लेके आए, अपने बच्चे के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं लेके आए, तो क्या आपकी इज्जत होगी उस परिवार में, उन फैमिली मेंबर्स में, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। वो सेम चीज यहां पर है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है, एटॉमी बिजनेस में सक्सेस होना है, तो अपने बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके टीम के अंदर एक्टिव है और आपको लग रहा है कि ये कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, तो फिर आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आप अपने आप को क्या इस बिजनेस में मारने के लिए तैयार है। मारने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी जीरो पे लानी पड़ेगी। अगर आप अपनी टीम से कहेंगे कि मैं सीएस मास्टर जाना चाहता हूं, इसीलिए आप मेरे को सपोर्ट करो, तो ये बहुत दिक्कत है। और यही यही चीज रिपीट हुई हमारे एटॉमी बिजनेस में। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कन्विंस करके और अपनी टीम को यूज किया, और टीम को यूज किया तो वो एक बार डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर या जो कुछ भी बने, आज वो एटॉमी बिजनेस के साथ नहीं। क्योंकि एक बार बनने के बाद फिर उनको दोबारा वो इनकम नहीं आई जिस इनकम के लिए वो एटॉमी में आए थे। एक बार लोगों के इनोसेंट करके, लोगों को, या इनोसेंट तो थे ही लोग, उनको यूज करके या उनको कन्वेंस करके या उनको वो चीजें दिखा के जो वास्तविकता से काफी दूर थी, और उनको यूज किया, और उतनी सारी उन लोगों से परचेजिंग कराई कि उनके पॉकेट से बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर थी। मान लीजिए किसी की पॉकेट अलाउ कर रही है 10,000 रुपये खर्च करने की, अगर आप किसी से 50,000 रुपये खर्च करा दो, तो क्या हो सकता है, आप समझते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे, तो हम सफल नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मौका परस्त लोगों का बिजनेस नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। अगर आप इस एटॉमी बिजनेस में बने रहना चाहते हो, तो एक बात आज नोट कर लीजिए रेड पेन के साथ अंडरलाइन करके, मौका परस्त लोगों का बिजनेस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। जो मौके परस्त लोग हैं, वो कुछ एक दो मौकों का फायदा लेके इस बिजनेस से आउट होंगे ही होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, और कल नहीं होंगे तो आगे कल हो जाएंगे।
ये हमेशा ध्यान रखें। तो जो लोग यहाँ पर एटॉमी की दुहाई देते थे, जो लोग एटॉमी के इंजेक्शन लगा के और सेशन को लेते थे, ओके, वो आज बहुत दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बहुत सारे नए लोग भी होंगे यहाँ पर इस सेशन में। तो आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना परित्याग करना पड़ेगा। आपने अपने टीम के अंदर 4 लोगों को जिताना सिखा दिया। पहले 4 को सिखाएंगे, फिर 8 को सिखाएंगे, फिर 16 को सिखाएंगे, फिर 32 को सिखाएंगे। अगर लोगों को जिताना सिखा दिया आपने बारी बारी से, तो ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए ना थोड़ा हमें पेशेंस की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति देखिए, मान लीजिए जॉब कर रहा होता है, कोई 30 साल जॉब कर रहा होता है, कोई 40 साल जॉब कर रहा होता है, वो अपने जीवन को अच्छा बनाने लेके 40 साल तक वेट करता है, या अपनी पूरी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को उस जॉब में खत्म कर देता है। करता है, नहीं करता है? लेकिन जब वो रिटायरमेंट होता है, तो पहले तो पेंशन की व्यवस्था थी, अब तो पेंशन की भी व्यवस्थाएं खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने। पेंशन के सहारे आधी या 1/3 या 1/4 सैलरी में बाकी के अपने जीवन यापन करता था, और पूरी पीढ़ी उसकी हो जाती थी, खत्म हो जाती थी एक, और उसकी अर्धांगिनी के सपने उसके साथ ही मर जाते थे। चलिए रिटायरमेंट होगा तो घूमने जाएंगे, कार दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे मैरिज एनिवर्सरी की, तब तुझे ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। मतलब सपनों के साथ साथ जिंदगी अब बीत जाया करती हैं जॉब में। बिजनेस में जो लोग दुकान चला रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, सुबह जाते हैं 7 बजे से तैयारी करते हैं, करते 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 बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, बीवी के लिए टाइम नहीं है, और रात को 11-12 बजे आके लथड़ के सो जाते हैं। जब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में काम करता है तो जवानी से काम करता है, और जब तक वो कुछ पैसा कमा पाता है, तब तक वो शरीर से बेकार होता है। उसके साथ उसके पास एक दो बीमारी आ जाती है, ओके। जो पैसा हमने जोड़ा होता है वो क्या होता है कि उस बीमारी में खर्च होना शुरू होता है। पहले हमने पैसा कमाया चीजों को ठीक करने में, जो चीजें तो ठीक नहीं हो पाई, फिर वो अपने ठीक करने में लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप काले बालों के साथ रिटायर होना चाहते हैं, तो फिर आपको एटॉमी बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप अर्ली एज रिटायरमेंट लें, या जब रिटायर हो तो आपके बाल काले हों, उस समय आप रिटायर हो, तो फिर आपको थोड़ा सा लालच छोड़ के इस बिजनेस को करना पड़ेगा। वो कहेगा लालच ही नहीं रहेगा तो इस बिजनेस का करेंगे। लालच में पैसा नहीं है, लालच से परे जीवन में बहुत पैसा है। लालच में सुख समृद्धि नहीं है, लालच से परे सुख भी और समृद्धि भी और संतोष भी है। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख समृद्धि संतोष। और जो व्यक्ति लालच से थोड़ा दूर हो जाता है, उस व्यक्ति के पास सारी चीजें यहां से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ऐसा लोग, डायरेक्ट सेलिंग के या नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ऐसा कर नहीं पाते। बहुत चीटर होते हैं, बहुत चालू किस्म के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग। इसीलिए आपने देखा होगा कि दल बदलू होते हैं लोग, ओके। जितनी भ्रष्टता राजनीति में है, उससे ज्यादा भ्रष्टता नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग करते हैं, राजनीति से भी ज्यादा दूर। एक एक साथ 4-4 कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कौन सी कंपनी से भला हो जाएगा। उधर वो मुड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग आपने देखा होगा कि उनका जीवन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में निकल गया, लेकिन उनकी आज भी स्थिति भिखमंगों जैसी है, ओके। आज भी अगर पान बीड़ी सिगरेट या कोई भी शौक होता है तो वो मांग के ही पूरा करते हैं।
थोड़ा बात कड़वी है, लेकिन क्या करूं, मजबूरन कहनी पड़ रही है मुझे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटर ने इस इंडस्ट्री को आज तक इज्जत नहीं दिला पाई, खासकर इंडिया में। बाकी की तो मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन इंडिया में 25-30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन उन लालची लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री की जो इमेज है हर व्यक्ति की नजर में अच्छी नहीं। अब उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है या नहीं भुगतना पड़ रहा है? अगर मान लीजिए किसी के बाबा ने मर्डर कर दिया, तो आज तक केस वो उसके अगली पीढ़ी को चल रहा है। अगली पीढ़ी ने भी कुछ कर दिया तो फिर उसकी अगली पीढ़ी झेल रही है। अगर किसी का बाबा 1 करोड़ कर्ज या 10 लाख कर्ज लेके मर गया, तो उसको बेटे को, उसके नाती को पटाना पड़ रहा है। वो सेम चीज हमको विरासत में मिली है, जिसको हमें फेस करना। अगर ये मान लो कि चलिए, अगर हमने भी ऐसा कर दिया, वो सारी चीज हमने भी रिपीट कर दी, तो क्या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में वही दिक्कतें आएंगी ना, उससे ज्यादा दिक्कत आएंगी? क्योंकि जब तक अगली जनरेशन आएगी इस काम को करने के लिए, तब तक हम टेक्नोलॉजी की तरफ से काफी मजबूत हो गए हो। ठीक है ना? आदमी के प्रति जो इमोशंस है वो बहुत सारे कम हो गए, भाव खत्म हो गए, भावनात्मक दृष्टि से हम काफी कमजोर हो गए, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हमारे हाथ में है। क्योंकि वी ऑल हैव एंड्रॉयड और आईफोन। किसी के हाथ में आईफोन है, किसी के हाथ में एंड्रॉयड है, और उस आईफोन और एंड्रॉयड में सारे सॉल्यूशन है, सभी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक परिवार के अगर 4 लोग बैठे हैं, एक एक कमरे में बैठा है, एक एक कमरे में बैठा है, एक एक कमरे में बैठा है, या अगर एक साथ भी बैठे हैं, तो एक उधर चेहरा करके मोबाइल चला रहा है, एक उधर चेहरा करके मोबाइल चला रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में, जहां आप एक जगह खा रहे हैं, एक जगह पहन रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं, एक सारी जैसी समस्याएं आपकी, वहां भी लोग अलगाव वाली स्थिति में हैं, तो ये तो आपकी टीम की बात है। ये तो दूसरे राज्य से, दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से, दूसरी जगह से आप लोगों को टीम में लेके आ रहे हैं, तो क्या स्थिति हो सकती है आप जानते हैं, है ना? क्योंकि आज ना बहुत सारी चीजें बहुतायत में है। बहुतायत में क्या है कि आज सूचना बहुतायत में है। पहले लोग शिक्षा पाने के लिए, सूचना लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति के साथ इकट्ठे हो जाते थे और उसको सुनते थे। लेकिन आज किसी को सुनने की, समझने की, इकट्ठे होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो भी कहीं से सूचना ले रहा है। उन्होंने कि हम तेरे से सूचना क्यों लेते हैं, हाँ, जहां से तू ले रहा है वहां से हम ले सकते हैं। इसीलिए इस युग को हम इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। सूचना तकनीकी का युग है ये। इसीलिए हमारे पास डिपेंडेबिलिटी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम एक दूसरे का रिगार्ड भी नहीं कर रहे हैं आजकल। हम इंडिपेंडेंट हैं, पहले से ज्यादा स्वतंत्र हैं। पहले परिवार में लोग स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज परिवार में जितने लोग रहते हैं वो सभी अपने में स्वतंत्र हैं। पहले हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जीते थे, लेकिन आज हम बॉन्ड बना के नहीं जी पा रहे हैं। इन सब का एक ही कारण है कि हम तकनीकी दृष्टि से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। अब बात आ रही है कि जो हमारी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है या रनिंग टेक्नोलॉजी है, वो एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है। जिस दिन ये हावी हो जाएगी, अपने चरम सीमा पर हो जाएगी, तब उस समय आप ये माने, आपकी बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी स्किल्स आपकी जीरो हो जाएंगी। बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे टूल्स जिनको आप अपने अर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाएंगे। इट इज फैक्ट। मैंने आज एक वीडियो देखा था, मैंने आज एक रील देखी थी कि एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक रोबोट धान की खेती को बहुत अच्छी तरह से काट रहा है।
जैसे हम गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसकी कटाई कर रहा है फसल। तो जब खेतों में टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, जब रोबोट्स पहुंच जाएंगे, एआई इनबिल्ड वाले टूल्स हमारे पास पहुंच जाएंगे, तो आप जिन योग्यताओं के सहारे आप अपनी पीढ़ी को या आगे पीढ़ी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो योग्यताएं भी आपके हाथ में नहीं रहेंगी। तो आने वाला जो समय है, ह्यूमन मैन पावर के लिए काफी चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। तो कितनी नौकरी सुरक्षित रहेंगी, कितना काम सुरक्षित रहेगा, बहुत सारी चीजें, मतलब एक ऐसा बदलाव जो शायद आपने अभी तक के जीवन में नहीं देखा होगा, उस बदलाव को आप अगले 5 साल के अंदर देख सकते हैं। इफ यू हैव नो मोर फिक्स असेट्स इन योर फैमिली और इन योर नेम, अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्थायी संपत्तियां नहीं हैं, ऐसे मान के चलिए आपके पास दुकानें हैं, आपके पास मकान है, आपके पास खेती है, आपके पास जेवरात हैं या और तरीके के फिक्स असेट्स जिनको हम स्थायी संपत्ति कहते हैं, अगर वो आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनना है। मैं यहाँ सिर्फ एटॉमी की तरफदारी करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है। मैं आपको एटॉमी की डेफिनेशन सिखाने के लिए नहीं आया हूं कि यू नो वेरी वेल, आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। वक्त पर किस चीज की डिमांड है, उसके हिसाब से आपको ढलना आना चाहिए, आपको अपने आप को कस्टमाइज करना आना चाहिए, आपको अपने आप को मॉडर्नाइज करना आना चाहिए। आज वक्त की डिमांड क्या है और अगले 2 साल बाद वक्त की डिमांड क्या होगी, क्या आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो? मुद्दा यहां पर है। ये बात है 100 टके की एक बात। स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से ये इतने शीघ्र आप अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो और उसके लिए किस हिसाब से रेडी हो। क्या आप अपना एक ऐसा माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आप अगले साल में अगर कोई स्थिति परिस्थिति चेंज होती है या बदलाव होता है, तो क्या आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, कि आप वही अपने दादा का, अपने पापा का, अपने बाबा का जमाने का गीत और वो रीतियां गाते रहोगे कि मेरे बाबा ये करते थे, मेरी दादी ये करती थी, मेरे पापा ये करते थे, तो हमको भी वही करना चाहिए। ये जो सोच है ना, यही सोच हमारे पीछे जाने का एक सबसे बड़ा कारण है। हमारे बैकवर्ड होने का, हमारा पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पुरानी 100 साल पुरानी सोच को लेके आज भी उसके बोझ के तले जी रहे हैं। दैट इज वेरी बिग फैक्टर। हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम जो 20 साल पहले जिन स्थितियों को, जिन सोच को, जिन भावनाओं को, जिन संस्कार को हमने जिया है, उनके साथ आज भी जीना चाहते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरा अपने माँ के प्रति क्या व्यवहार था, मेरा पिता के प्रति मेरा क्या व्यवहार था, मैं वही सोच लेके कल जीता हूं कि मेरा बच्चा भी वही करेगा। दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे पापा ने नौकरी नहीं की तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। मेरे पापा ने बिजनेस नहीं किया तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। पहले युद्ध आप देख रहे होंगे कि पहले युद्ध कैसे लड़े जाते थे, तलवार से, भाले से, तोप से। लेकिन क्या आज हम 2024 में जी रहे हैं या 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, क्या हम आज तलवार से युद्ध लड़ रहे हैं? क्या हम तोपों से युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं ना।
क्या हम तीरंदाजी से युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। आज हमारे पास साइबर अटैक है, आज हमारे पास साइबर टूल है, साइबर फ्रॉड है, साइबर अटैक है। और साइबर अटैक किया तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया कितने साल पीछे चली गई कोरोना की वजह से। यू नो वेरी वेल। ये भी क्या था, दुनिया पे एक साइबर अटैक था या नहीं था? क्या जो साइबर अटैक आपको 2019 में, 2020 में और 2021 में देखने को मिला, क्या पुरानी किसी पीढ़ी में, चाहे आप द्वापर में चले जाएं, चाहे आप त्रेता में चले जाएं, चाहे आप कलयुग के पिछले हिस्से में चले जाएं, क्या आपने कभी इतिहास के पन्नों में ये कभी पढ़ा या सुना? नहीं सुना ना। क्योंकि उस समय में साइबर अटैक जैसी व्यवस्थाएं थी नहीं। लेकिन आज साइबर अटैक जैसी व्यवस्थाएं हैं कि आप दुनिया को हिला सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? आज जीना है, आज कमाना है, आज खाना है, कल को कैसे जिंदा रखना है अपने आप को, उसके लिए आज की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको सोचना है। अगर फलाना आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया तो आगे के सारे लोग फेल होते जाएंगे, ये सोच को अगर आप लेके यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट ट्रू। एक पर्टिकुलर लीडर ने एटॉमी छोड़ दी तो सारे लोग एटॉमी में फेल हो जाएंगे, इट इज नॉट ट्रू। फलाने आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किया या पर्टिकुलर कंपनी में काम किया, वो आदमी सफल नहीं हो पाया तो मैं भी नहीं हो पाऊंगा, इट इज नॉट ट्रू। आप जब अपने तरीके और अपने स्किल्स के और अपनी डेफिनेशन के साथ किसी काम को करेंगे तो आप अपनी एक अलग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज योर ओन लाइफ, इट इज योर ओन थॉट। ये आपकी अपनी लाइफ है और इट इज योर ओन वे। आपका अपना एक तरीका है, अपना आपका अपना एक रास्ता है। तो कुछ बात पते की हो सकती है, अदरवाइज नहीं। आप अपने चाचा को देख रहे हो, आप अपने मामा को देख रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो कि वो 1 साल से काम कर रहा है, वो 6 महीने से काम कर रहा है, कि वो 2 महीने से काम कर रहा है। तेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि फाइल शेयर करिए। मैं इस बात की क्या फाइल शेयर करूं आपको? यहां मैं कोई फैक्ट फिगर पे बात नहीं कर रहा दोस्त। मैं आपको कोई डाटा नहीं दिखा रहा हूं यहां पर जिसके लिए मैं आपको फाइल शेयर करूं। मैं यहाँ कोई प्लान शो नहीं कर रहा हूं इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कोई फाइल शेयर करूं। जब फाइल शेयर की बात आएगी तो यहाँ पर फाइल भी शेयर करेंगे। अगर उस तरीके का हमारा कोई टॉपिक होगा, उस तरह की कोई नॉलेज होगी, तो वी एब्सोल्युटली शेयर द फाइल। जहां हमें डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट यहाँ पर अगर आपके बीच में रखना होता है तो उसके लिए हमें वो चीजें शो करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो चल रही है कि हमारी खुद की समस्या क्या है। सॉल्यूशन किसी फाइल में नहीं है, सॉल्यूशन किसी डाटा में नहीं है। सॉल्यूशन है हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट चल रहा है उसके अंदर। हमारे ब्रेन के अंदर जो विचार चल रहा है उसके अंदर सॉल्यूशन है। बात उस पे हो रही है, किसी फैक्ट फिगर पे नहीं हो रही है कि वहां से आपको आंकड़े दिखाए जाएंगे और वहां से आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। वी आर नॉट कंपेयरिंग। हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे किसी चीज को। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या आप अपनी अपलाइन या डाउनलाइन को देख के इफेक्टेड हो रहे हैं। अगर आप इफेक्टेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटॉमी करने का आपका खुद का डिसीजन नहीं। 100% की एक बात।
एटॉमिक करने का आपका खुद का डिसीजन नहीं है। अगर आप इफेक्टेड हो रहे हैं अपनी अपलाइन या डाउनलाइन को देख के, अगर आपकी अपलाइन डायमंड मास्टर बन जाती है और आपको जोश आ जाता है, तो इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं। आपकी अगर डाउनलाइन आपको छोड़ के भाग जाती है और आप ऐसे करके नींद आ जाती है आपको, तो इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं। आप परिस्थितियों के कंट्रोल में हैं, और जो व्यक्ति परिस्थितियों के कंट्रोल में होता है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। आपको बियॉन्ड द सिचुएशन काम करना है। जो व्यक्ति हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो बियॉन्ड द सिचुएशन काम करते हैं, बियॉन्ड द कंडीशन काम करते हैं। वो व्यक्ति ही सिर्फ अपनी हिस्ट्री या अपने सक्सेस को क्रिएट कर पाते हैं। तो बियॉन्ड द सिचुएशन, बियॉन्ड द कंडीशन, बियॉन्ड द ऑब्जेक्शन काम करने की स्ट्रेंथ है या नहीं है। किसी से अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। किसी से आप बहुत ज्यादा लव करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा आप डरते हैं, तो ये भी आपकी एक कम। क्योंकि प्यार आपको कमजोर बनाता है, भय आपको कमजोर बनाता है। जब आपके अंदर गुस्सा आती है तो कितनी ताकत आ जाती है आपकी बॉडी में। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया का तहस नहस कर दूंगा, ये कर दूंगा, पहाड़ गिरा दूंगा, तूफान लेके आ जा दूं। एकदम एक्सट्रीमली एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जब आपको डर लगता है तो क्या होता है कि आपके पैर कपने लगते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी वो चैलेंज से आएगी। आपकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको चैलेंज करना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी, आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक कमिटमेंट आ जाएगा अंदर से। देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि एक चैलेंज ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर क्रिएट करना है। और वो चैलेंज जब ही आ सकता है जब आपके अगेंस्ट कोई विपरीत परिस्थिति हो और उस विपरीत परिस्थिति को आप चुनौती दें। देन यू कैन गेन द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आएगी। प्यार प्यार में किसी को सहला के आप अपने अंदर एक बड़ी ताकत को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर एक जोश आ जाता है, और वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे उसको जो आपके जीवन में बाधा बन रही है। देन इट इज पॉसिबल। तब ये पॉसिबल है आपका। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, आपको डिफाइन करना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। व्हाट इज माई चैलेंज, व्हाट इज माई हार्डेस्ट चैलेंज। फिर कौन ऊपर वाला कर रहा है, कौन नीचे वाला कर रहा है। फिर आपको किसी से बहुत ज्यादा मोह नहीं रहेगा, क्योंकि आप फिक्स्ड हो जाएंगे अपने टारगेट पर। फिर आपको अपना काम दिखेगा कि मैंने आज कितना काम किया, मैं अपने बिजनेस के लिए कितना सबमिटेड रहा। देन यू विल एनालिसिस योर सेल्फ। तब आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे। हम अपलाइन को एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने डाउनलाइन को एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे। इट इज ए बिग प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस से जब पैसा आएगा, जब आपका एक चैलेंज क्लियर होगा, जब आप चैलेंज को फाइट करोगे, तो उस जीवन की जो फीलिंग है, उस जीवन की जो खुशी है, वो किसके साथ रहेगी? वो आपके साथ रहेगी।
आपको कहीं अवार्ड मिल रहा है, आपको कहीं रिवार्ड मिल रहा है, आपको कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी एक डिजायरेबल लाइफ आगे बढ़ रही है, तो उसका जो सुखद अनुभव है वो किसके हिस्से में जाएगा? वो आपके हिस्से में जाएगा। जब वो चीज आपके हिस्से में जाएंगी तो मेहनत किसके हिस्से में जाएगी? वो भी आपके हिस्से में जाएगी। कौन व्यक्ति शेरॉन बना, कौन व्यक्ति स्टार बना, कौन व्यक्ति डायमंड हुआ, कौन व्यक्ति सेल्स हुआ, क्या किसी के जाने या न जाने से आपकी जेब में कोई फर्क पड़ा? कितना भी ताली पीटते रहो, कितना भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के भेजते रहो, आपके जीवन में क्या अंश मात्र भी परिवर्तन हुआ? सोचने वाली बात है भाई। इसको नहीं सोचोगे तो फिर क्या सोचोगे? आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? किसी के जाने या न जाने से, किसी के सक्सेस होने से या फेल होने से आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? नहीं। आपके जीवन में उसी समय इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब आप अपने लिए और अपने टीम के लिए काम करें। आपके टीम में मोर डिजायरेबल व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा है? किसकी इस बिजनेस में जीतने की और आगे बढ़ने की सबसे इच्छा शक्ति ज्यादा है? उस पर आप फोकस शुरू कर दीजिए, उसके लिए बात करना चालू कर दीजिए, उसके लिए अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप एक साथ नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि ये बैलेंस का बिजनेस है। जब तक उनके दोनों साइड से बिजनेस बैलेंस नहीं चल रहा होता है तब तक वो सुस्त पड़ जाते हैं। एक व्यक्ति को वो जिताना नहीं चाहते, एक से मास्टर बनाना नहीं चाहेंगे, एक सेमी से मास्टर नहीं बनाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मेरे दूसरे साइड से भी कोई तैयार हो तो मेरे को पैसा आएगा, तो मैं ऐसा काम करूं। मैं पर्सनली इन चीजों को फील कर चुका हूं अपने बिजनेस में, अपने लिए। मैं इसीलिए ये सारी बात बता रहा हूं आपको। मुझे याद नहीं है, शायद मुझे 2022 की बात है, मे बी। यस, 2022 की बात है। 2022 में मैंने, सर्दियों की बात है, मुझे लग रहा है फरवरी की बात होगी, ऐसी बात है। तो मैंने अपने अपलायंस से कहा कि मैं अपने सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास क्या क्या है, कैसे है, बताइए। रात में हमारा 12 बजे तक दो अपलायन थी बड़ी, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अब उनका नाम लेने से भी मुझे थोड़ा सा अंदर ऐसा लगता है कि मैं खुद की अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ। तो जब हमारा रात को 12 बजे तक डिस्कशन हुआ, 12-1 बजे तक, लास्ट में मुझे ये फील हुआ कि वो मेरी प्लानिंग का या मेरी डिजायर का, मेरी इच्छा शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। लास्ट में मुझे फील हुआ 2-3 घंटे बाद बात करने के बाद। और वो मेरे पे एक ऐसा एहसान करने के लिए जा रहे हैं कि शायद उसको मैं जिंदगी भर चुकता न कर पाऊं। फिर मैंने उनसे उस दिन तो रात में कुछ नहीं कहा, फिर मैंने दूसरे दिन कॉल करके किया कि अब RM शर्मा जितने भी लेवल अपनी जिंदगी में अचीव करेगा इस एटॉमी बिजनेस में, किसी भी अपलाइन का जीवन पर्यंत कभी सपोर्ट नहीं मांगे। मतलब जो कुछ भी करूंगा मैं अपने जीवन में, अपनी ताकत के बेस पे, अपनी योग्यता के बेस पे मैं सारी चीजें हासिल करूंगा, चाहे मैं इसमें थोड़ा सा लेट क्यों ना हो जाऊं। क्योंकि उस दिन मेरे को समझ में आया कि लोग सच्चे दिल से, कितने लोग इस बिजनेस में आपका साथ देते हैं। तो वो लोग आपको बहुत ही जय बिरले मिलेंगे जो सच्चे दिल से आपका साथ दे पा रहे हों और आपकी ग्रोथ में आपके साथ। तो इसीलिए मैं आपसे आज कहता हूं, इस बिजनेस में आए हैं और बड़ी सफलता चाहते हैं,
तो आप अपने पैरों को मजबूत कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ लोग वक्त का फायदा उठाने के लिए ज्यादा बैठे हुए हैं। तो ये बिजनेस अपने कंधों पर लेके चलने का बिजनेस है। समय की डिमांड है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, बिजनेस में कुछ करने को बचा नहीं है। बहुत बड़ा कंपटीशन है, मार्केट में चले जाइए, जहां कस्बे होते हैं उनके 2-2 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक दुकान है, ग्रामीण क्षेत्रों तक घुस गई है। आप एक शहर से दूसरे शहर में कब पहुंच जाते हैं आज आपको पता नहीं चलता। चाहे आप बाइक से जा रहे हो, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो, ऐसा लगता है कि शहर खत्म ही नहीं हो रहा। हर रोड घिरा हुआ है दुकानों से। आज ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग ऊपर मकान बना रहे हो, नीचे दुकान बना रहे हैं। लोग गांवों में, गांवों अंदर, गांवों की गलियों में भी ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर मकान नीचे दुकान। अब ये बताइए कि इतनी बड़ी बेरोजगारी में, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या के देश में, ऐसा कौन सा आप बिजनेस करेंगे जहां आप लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर पाए, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के। तो मैं आज आपसे फिर एक बार रिकमेंड करता हूं, एटॉमी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना बहुत बड़ी स्किल्स के, इस बिजनेस में पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन आपको अपने तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप किसी का एग्जाम्पल लेके, जिन लोगों ने इस काम को बदनाम कर रखा है, उनका एग्जाम्पल लेके आप 1 इंच भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपसे कोई फील्ड में ये सारी बातें रिपीट करता है तो आप उनको ये रोक दीजिए, उनको बोल दीजिए, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सोच, उनके तरीके उनके साथ थे, मेरा विश्वास, मेरा तरीका मेरे साथ। दैट्स इट। बहुत ज्यादा कहीं आपको क्लेरिफिकेशन नहीं देना है, बहुत ज्यादा कहीं आपको सफाई नहीं देनी है, बहुत ज्यादा कहीं रिग्रेट नहीं करना है। फुल कॉन्फिडेंस एंड पोस्चर के साथ इस काम को आपको करना। जो भी काम करें पूर्णता के साथ करें। वो देखें कि इस बिजनेस में कौन कौन से काम आपको अभी नहीं आ रहे हैं, या किन कामों में आप अधूरे हैं, किन कामों में आप कमजोर हैं। उन कामों को तुरंत आप सीखें, उन चीजों में तुरंत आप अपनी मजबूती बनाएं। अगर आपके विचारों में दृढ़ता है, कंफर्मेशन है, डिटर्मिनेशन है, तो आप इस जंग को बहुत जल्दी जीत जाएंगे। ये भी जंग है एक तरह का, ये भी एक युद्ध है। एक टीम बनाना, और टीम का बहुत अच्छे से संचार करना, उसको रखना, उसको पालना, उसको पोसना, उसको बड़ा करना, और उसको योग्य और सफल बनाना, ये एक स्किल्स है। और इस स्किल्स में हमें पारंगत होना पड़ता है। जहां 2 बच्चे नहीं संभल रहे हैं आज के माँ बाप पे, ओके, तो हजारों लोगों की टीम कैसे संभाली जाए। आपको ये मालूम है कि जब 2 बच्चे, जब तक आपको मम्मी मम्मी पापा पापा कहते हुए फिरते हैं, जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कहाँ मम्मी है, कहाँ पापा है, कहाँ कौन है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहां आपको इंडिपेंडेंट बनाना है लोगों को, इसीलिए वो अपनी दुनिया खुद बसा लें।
अब मान लीजिए किसी को शीर्ष मास्टर बना दिया आपने, वो अपनी दुनिया खुद बसाएगा, वो अपनी टीम की खुद देखभाल करेगा। जैसे आपका बेटा और बेटी जब बड़ी हो जाती है, खुद अर्नर हो जाती है, शादी कर लेते हैं बच्चे, तो अपने बच्चों का वो खुद ख्याल रखने लग जाते हैं। फिर वहां आपकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। तो आप कहते हैं कि इस बिजनेस से हम रिटायर कब होंगे? इस बिजनेस से हम उस समय रिटायर हो जाएंगे जब यहां पर चार लोगों को इंडिपेंडेंट कर दें। इंडिपेंडेंट का मतलब है उनको खुद अर्नर बना देंगे, मिनिमम 1 लाख रुपए महीने का। अब 1 लाख रुपए महीने की इनकम को छोड़ के कौन जाना चाहे? Wait a minute. तब तक की लड़ाई है ये, तब तक का चैलेंज है, तब तक का युद्ध है। तो इसके लिए अब हमको 1 महीने में एक ज्वाइनिंग नहीं लानी है, 1 महीने में कम से कम 10 ज्वाइनिंग लानी। उसको लाना भी है, उसको सिखाना भी है, उसको टिकाना भी है, और उसको सफल भी बनाना है। अब हमारे पास क्या काम हो गए नए लोगों के साथ? नए लोगों को लाना, नए लोगों को सिखाना, और नए लोगों को टिकाना। जब लोग सीख जाएंगे, टिक जाएंगे, तो सफल हो जाएंगे। तो पहले नए लोगों को ढूंढें, नए लोगों को बिजनेस में लाने के लिए एग्री करें, एग्री करने के बाद उनको सिखाएं, सिखाने के बाद फिर उनको टिकाएं, और टिकाने के बाद उनको अर्निंग कराएं, सफल बनाएं। एम आई राइट? क्या ये ठीक बात है या नहीं है? यही स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है। और ये बताइए कि जो व्यक्ति खुद सीखना नहीं चाहता है, तो फिर वो बड़ा नेटवर्क बिजनेस कैसे बना ले? जो व्यक्ति खुद सीखना नहीं चाहता है, तो कैसे तो वो अपनी टीम को बनाएगा, कैसे वो टीम को सिखाएगा, कैसे टीम को टिकाएगा, और कैसे टीम को पैसा पैदा कराएगा? तो काम तो चैलेंज का है ना। तो इसीलिए आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। इट इज ए टास्क। ये एक टास्क है जो हर व्यक्ति इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता है। जो टास्क को कंप्लीट करेगा वो फाइनल में जाएगा, सेमीफाइनल में जाएगा, और वो विनर बनेगा। अब जैसे सारेगामा होता है, इंडियन आइडल होता है, बहुत सारे डांस कंपटीशन होते हैं। वहां पर क्या देखते हैं आप टीवी शोज में? भर्ती तो कितने लोगों की होती है, कितने लोग स्क्रीनिंग टेस्ट देते होंगे, उसके बाद फिर स्टेज पर होते होंगे। कोई पहले राउंड में चला जाता है, कोई दूसरे राउंड में चला जाता है, फिर तीसरे राउंड में चला जाता है। धीरे 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 सेमीफाइनल होता है। फिर सेमीफाइनल में 2 लोग आते हैं, फिर फाइनल में एक बचता है। आप ये बताइए कि हर जगह यही सिस्टम है सफलता का, तो यहां भी तो वही सिस्टम है ना। तो फाइनल में आने के लिए कुछ बंदे ही बचेंगे, और फाइनल में आने का मेरा मतलब क्या है? वो 4 विनर आपके, वो 4 विनर हैं जो आपके शीर्ष मास्टर बनेंगे, डायमंड मास्टर बनेंगे, और शेरोन बनेंगे, और स्टार बनेंगे। तो यहां तक एटलीस्ट लोगों को आपको शेरोन रोज मास्टर और स्टार मास्टर तक लेके जाना है। अगर किसी व्यक्ति को आपने शेरोन रोज मास्टर बना दिया, स्टार मास्टर बना दिया, तो वो इस बिजनेस का पक्का स्वामी हो गया। और स्टार मास्टर की इनकम अप्रोक्स कितनी होती है, बताएगा कोई? अप्रोक्स 20 के करीब होती है, 20 लाख रुपए महीने के करीब। अब बताइए कि ऐसा कौन सा काम ढूंढेगा व्यक्ति, कौन सी नौकरी करेगा, कौन सा धंधा करेगा 1 नंबर में, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जो 20 लाख रुपए महीने कमाएगा? इसीलिए आपको बड़ी इनकम तक लोगों को पहुंचाना है। और जब बड़ी इनकम तक आप लोगों को पहुंचा देंगे, तो फिर आप स्मूथली इस बिजनेस में
दादा परदादा की तरह बैठ के खा सकते हैं। तब आती है आपकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपके एफर्ट 1% रह जाते हैं और आपकी इनकम 100% हो जाती है। एफर्ट का मतलब काम 1%, पैसा ही पैसा। अब इतने दिन तक कौन पेशेंस रखे, इतने दिन तक कौन मेहनत करे? ये जैबरले लोग ही होते हैं जो पागल होते हैं, या जिनके पास जुनून होता है, जो अपने जीवन को एक नए आयाम में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो। घिसी पिटी जिंदगी जीने की जिसको आदत पड़ गई है, जिसको बदबू में रहने की आदत पड़ गई है, तो फिर उसको बदबू अच्छी लग जाती है। फिर वो खुशबू की तरफ प्रयास नहीं करता कि खुशबू की तरफ भी जाना है। किसी को गरीबी का शौक लग जाता है तो फिर वो गरीबी में ही मस्ती ढूंढने लगता है। फिर वो अमीरी की तरफ उसकी बहुत ज्यादा चेष्टा नहीं रह जाती है, फिर वो प्रयास नहीं करता है। ओके। जैसे बचपन में हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, फिर बाद में भी बड़ा होकर भी उसी रस्सी से बंधा रहता है। सेम वही स्थिति हम लोगों की होती है। बड़े के कपड़े छोटे पहनना है, छोटे के छोटे हो गए तो फिर उसका छोटा पहनना है, उसके भी छोटे हो गए तो फिर उसका छोटा पहनना है। ये गरीबी के कुछ संकेत है ना। टूथपेस्ट में छोटा सा अगर रह रहा है तो उसको भी काट के निकाल के टूथपेस्ट को साफ करते हैं, वो ट्यूब में रह जाता ना थोड़ा सा, उसको भी काट देते हैं, 4 से 10 दिन उससे भी गुजार देते हैं। तो ये सब क्या है? ये गरीबी में रहने की आदत है, उसी में ही खुशी ढूंढ लेते हैं। हम अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं कि हमने 3 दिन और काट लिए इससे, उससे भी खुश हो लेते हैं। तो ये गरीब लोगों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि इन कामों को करके वो खुश रहते हैं। तो ऐसी ही आदत हम लोगों की भी हो सकती है, हम भी कोई उसमें से अलग तो है नहीं। अब ये बताइए कि क्या इसको स्विच करने के लिए हम पागल हैं या नहीं है? अब जिनको गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है और आप वहां से स्विच होना चाहें, तो दूसरा गरीब आपका टांग पकड़ के नीचे खींचेगा नहीं खींचेगा? खींचेगा। वो कह रहा तुम भाई अगली कक्षा में कैसे जा रहे हो? जब आपने ऑर्बिट वाली थ्योरी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या ग्रह जब अपनी कक्षा में घूमते हैं तो उनके प्रति एक आकर्षण बिंदु होता है, आकर्षण बल होता है उनके अंदर, उसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हर कक्षा में जो कोई भी ग्रह उपग्रह घूम रहा है, वो अपना एक आकर्षण बल के कारण वहीं उसी कक्षा में घूम रहा है। जब कोई ग्रह उपग्रह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में शिफ्ट होता है तो उसको एक बहुत बड़े फोर्स की जरूरत होती है, इंटरनल फोर्स की। तब वो अपनी कक्षा को चेंज कर पाता है। ऐसे ही हमारा व्यवस्था होती है कि हम जिसके अंदर घूम रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल के अंदर घूम रहे हैं, जिस कैटेगरी के लोगों में हम जीवन जी रहे हैं, वहां हमारा एक अट्रैक्शन हो गया है, आकर्षण हो गया है। वो अट्रैक्शन फोर्स हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अपनी एक्सिस को, अपनी कक्षा को चेंज नहीं करने दे रहा है। वहां के लोग हमारा पजामा, हमारी पजामी, हमारी पैंट पकड़ के खींचते हैं और हमको नंगा करने की कोशिश करते हैं कि तुम यहां से कैसे जा सकते हो। इसीलिए कोई हमारी मजाक उड़ाता है, कोई हमारे ऑब्जेक्शन करता है, कोई कुछ परेशानी पैदा करता है, कोई कुछ परेशानी पैदा करता है, कि वो लोग नहीं चाहते कि आप अपनी कक्षा को स्विच करें, बदलें। जुआरी कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति जुआ खेलना छोड़ दे। शराबी कभी नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति शराब छोड़ दे। गरीब व्यक्ति भी कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे को छोड़ के अमीर हो जाए।
अब गरीबी जरूरी नहीं है कि किसी पड़ोसी के दिमाग में हो। वो आपके घर के किसी के व्यक्ति के दिमाग में हो सकती है, जिसका वो आदी हो चुका है। तो अपनी संगत को क्या कोई कमजोर करना चाहेगा? कोई साधु ये चाहेगा कि ये साधु दोबारा से ग्रस्त बन जाए? कोई ग्रस्त ये चाहेगा कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी साधु बन जाए? नहीं। इसीलिए अगर गरीबी हमारे के परिवार के सदस्यों में है, हमारे पड़ोसी के दिमागों में है, हमारे रिश्तेदारों के दिमागों में है, तो आपकी टांग पकड़कर वो खींचते हैं, इसीलिए आपका मजाक बनता है। गरीबी दिमाग में बसती है, तो लोगों के दिमाग गरीब है दोस्तों। इसीलिए अगर कोई काम आप अनोखा करते हैं, चाहे आप हारमोनियम सीखें, चाहे आप डांस सीखें, चाहे आप कुछ भी सीखें, और उसमें आप कमिटमेंट करें किसी से, अगर अपना डिक्लेरेशन करें कि मैं इसमें ये हासिल करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से यह मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि आप ये कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में कोई भी काम आप जीवन में ऐसा करना चाहेंगे जो आपके आसपास के लोगों ने नहीं किया, तो वो उसकी इजाजत आपको कभी भी आसानी से नहीं देते। ये सिर्फ आपके जीवन की बात नहीं, ये दुनिया में जब से इतिहास दुनिया चल रही है तब से यही हालत है हम इंसान की। तो आप दुनिया को देख के, दुनिया के पूछ के डिसीजन लेते हैं, या आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करते हैं? ये आपके हाथ की बात है कि जिंदगी का फैसला आपने दूसरों के हाथ में दे रखा है, या अपनी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में ले रखा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपकी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में सुरक्षित है या दूसरों के हाथ में सुरक्षित। आज के सामाजिक परिवेश का ये सबसे बड़ा बिंदु है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन है, जिसको आज भी लोग साक्षर होने के बाद, डिजिटल लिटरेट होने के बाद, 21वीं सदी में आने के बाद भी सोच नहीं पा रहे हैं और इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं कि जिंदगी का फैसला अपने हाथ में रखा जाए या दूसरों के हाथ में स्विच कर दिया जाए। तो ये 100% की एक बात, अपनी लाइफ, अपनी इच्छा, अपना डिसीजन अपने हाथ। थैंक यू सो मच गाइस।